नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब। महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी में आप सबका स्वागत है। मैं विजय मौर्य। कक्षा 8 के इतिहास के इस सीरीज में हम लोग पार्ट 3 का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले आपको पढ़ाया गया होगा भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, और उस समय हम आपको बताए थे कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था और उसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी, और वहीं लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की नींव रखी गई थी। और धीरे धीरे करके एक दूसरे राजाओं को लड़ाते हुए एक का साथ दे करके दूसरे को हराना, दूसरे का साथ दे कर तीसरे को हराना, और इस तरीके से करते करते कंपनी के पास एक बहुत बड़ा भूखंड हो गया था। अगर लॉर्ड क्लाइव को अंग्रेजी राज्य का नींव रखने वाला माना जाएगा तो लॉर्ड वेलेस्ली को उसका विस्तारक माना जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने एक सहायक संधि रखी थी और जिसको लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि का नाम दिया गया है। सहायक संधि में यह बताया गया था कि इस सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों से रक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। इस संधि को स्वीकार करने वाले शासक कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करेंगे और उन शासकों को अपने खर्चे पर अपने राज्य में अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी होगी। खर्च यदि वे उस सेना के टुकड़ी का नहीं वहन कर पाएंगे तो उन्हें अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ेगा। कंपनी की बिना अनुमति के उन्हें किसी भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार नहीं होगा और उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का एक रेजिडेंट रखना होगा जो उनके राज्य पर निगरानी करेगा। इस तरीके से सहायक संधि की शर्तें थीं और इन्हीं शर्तों के आधार पर अंग्रेजी राज्य का विस्तार हुआ। अब वेलेस्ली की सहायक संधि को जो माना और जो नहीं माना उसको मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक तथा बाद में हैदराबाद पर कब्जा किया। तो इसमें हम आपको मैसूर युद्ध पढ़ाए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये सब चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद मराठाओं से भी कैसे युद्ध हुआ ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब आपको हम आज डलहौजी के बारे में बताएंगे। जिस तरीके से लॉर्ड वेलेस्ली साम्राज्य विस्तारक के रूप में जाना जाता है उसी तरीके से लॉर्ड डलहौजी भी साम्राज्य विस्तारक के रूप में ही जाना जाता है। डलहौजी की इस नीति को डलहौजी की विलय नीति के रूप में हम लोग जानते हैं। डलहौजी ने एक नियम बनाया और नियम में उसने लिखा कि जिन जिन राजाओं के कोई पुत्र नहीं हैं वे राज्य बिना अंग्रेज़ों की अनुमति के किसी को गोद नहीं ले सकते हैं। और उस समय जो हिंदू धर्म की मान्यता थी कि यदि कोई संतानविहीन व्यक्ति है तो उसको गोद लेने का अधिकार प्राप्त है। अब डलहौजी की इस नीति के कारण अब राज्य के अधीन किसी संतानहीन
राजा को गोद लेने के अधिकार से निषेध कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। अब इसको लोगों ने सीधे अपने धर्म पर हमला माना। खैर कुछ भी मानते रहें, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा उस समय के डलहौजी को, और उसने इस नीति के तहत सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट, संबलपुर और झांसी के राज्य को अंग्रेजी राज में मिला लिया। डलहौजी ने एक नियम और बनाया था। डलहौजी ने नियम बनाया था कि भारतीय नरेशों को जो पेंशन दी जाती थी, वो कहा नौटंकी अब नहीं चलेगी, पेंशन कोई अब दिया हुआ नहीं जाएगा। और इस तरीके से उसने कर्नाटक के नवाब को और तंजौर के राजा को और नाना साहब को पेंशन उन्शन सब बंद कर दिया। और जब पेंशन बंद हो गया तब ये लोग टेंशन में आ गए। जब तक मिल रहा था पेंशन, नहीं थी कोई टेंशन, जनता जाए कुछ भी हो जाए। आज जब पेंशन खत्म तो इनके अंदर राष्ट्रवाद जाग गया। अब देखो, राष्ट्रवाद जब जाग गया तो इन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ना शुरू कर दिया। अब डलहौजी ने 1856 में नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा दिया, और कुशासन का आरोप लगा करके अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, और नवाब से फैजाबाद की संधि किया और कहा कि 22.5 लाख रुपया आप हमको दीजिए और बदले में हम आपका जीवन दान देंगे। और नवाब को कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया गया और उसके जीवन निर्वाह के लिए 12 लाख रुपया सालाना पेंशन तय कर दी गई। 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स यहाँ का वायसराय था। तो उस समय रुहेला सरदार और वारेन हेस्टिंग के बीच लड़ाई हुआ था, तो जिसमें रुहेला सरदार अवध के नवाब को 40 लाख रुपया देने से मना कर दिया। तो रुहेलखंड पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। तो उस लड़ाई में हाफिज रहमत खान मारे गए और रुहेलखंड के अधिकांश भाग को अवध राज्य में मिला दिया गया और शेष भाग जो था उसको रामपुर की रियासत में मिला दिया गया। 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के ही समय में बनारस के राजा चेत सिंह के साथ लड़ाई हुई। उनके ऊपर भी आरोप लगा कि आप फैजाबाद की संधि को नहीं मान रहे हैं, और उनके ऊपर भी 50 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। दोनों के बीच संघर्ष हुआ और हेस्टिंग्स ने उनको भी हरा दिया। हरा के चेत सिंह के भतीजा को राजा बना दिया और जो 22.5 लाख रुपया सालाना टैक्स था कंपनी का, उसको 40 लाख कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के ही ज़माने में पिंडारियों से युद्ध लूटमार करने लगे थे जो पिंडारी, तो उनसे भी लड़ाई हुआ और उसमें बहुत से पिंडारी मारे गए। और अंग्रेज़ों ने उन्हीं पिंडारियों में से अमीर खां को और करीम खां को अपना चेला बना लिया और उनको जागीर वगीर दे दी। तो इस तरीके से उनको निपटाया। नेपाल युद्ध हुआ गोरखा और अंग्रेज़ों के बीच। इसमें गोरखा शुरू में तो जीते, लेकिन अंत में गोरखे हार गए। फिर 1816 में सिगौली की संधि हुई, तो अंग्रेज़ों को इन लोगों को कुमायूं, गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय का पर्वतीय तराई क्षेत्र दे देना पड़ा और गोरखों द्वारा सिक्किम पर भी अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी एक अंग्रेज रेजिमेंट रहने लगा।
बर्मा का प्रथम युद्ध हुआ था लॉर्ड स्टेनसन के बीच में। तो बर्मा द्वारा अंग्रेजों से चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार क्षेत्र मांगा गया, नहीं दिया, तो उसको लड़ करके अंग्रेजों ने विजय हासिल किया और उसमें यानडूब की संधि की, और इस संधि से अंग्रेजों को आराकान तथा तानासीराम के प्रदेश को प्राप्त हो गए। मणिपुर जो था उसको स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया और बर्मा और अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक समझौता हो गया। बर्मा का जो द्वितीय युद्ध था वो लॉर्ड डलहौजी से हुआ और आरोप लगा कि भाई अंग्रेज व्यापारियों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो बर्मा लड़ाई लड़ने लगा। तो बर्मा वहाँ पराजित हो गया। जब पराजित हुआ तो वर्तमान यंगून पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और बर्मा का समूचा दक्षिणी भाग भी अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड के समय में अफगानों के साथ भी लड़ाई हुआ। अब उसमें अंग्रेजों को रूसी आक्रमण का भय सताने लगा। तो अफगान युद्ध के समय में इसमें अंग्रेजों को भारी क्षति हुई। और जब क्षति हुई तो उन लोगों ने अंग्रेजों से संधि हुआ। उसमें शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई, जिसमें शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठाना तय हुआ। सिंध का युद्ध हुआ। अंग्रेजों द्वारा सिंध प्रांत को अपने राज्य में मिला लिया गया। सिंध के अमीर पराजित हो गए और यह काम लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ। इसके बाद प्रथम सिख युद्ध हुआ। तो इसमें लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ और सिख सेना सतलज नदी पार करके अंग्रेजी राज पर आक्रमण की और सिख सेना इसमें पराजित हो गई। अब पराजित होने का कारण वही था, पंजाब के कुछ विश्वासघाती सेनानायक जो अंग्रेजों से जाके मिल गए और मजबूरन में सिखों को लाहौर की संधि करनी पड़ी और जालंधर तथा सतलज और ब्यास नदियों के द्वाब को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। युद्ध के हार जाने के रूप में सिखों को 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ा और इस धनराशि को न दे पाने के कारण पंजाब राज्य का जम्मू कश्मीर भाग गुलाब सिंह को बेचना पड़ा। ये जो जम्मू कश्मीर है ये पहले पंजाब का हिस्सा था। इसके बाद द्वितीय सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 में। ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। अंग्रेजों द्वारा सिखों के मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। सिख सेना अंग्रेजों से पराजित हो गई और अंग्रेजों का 1849 ईस्वी में पंजाब पर पूरा अधिकार हो गया और इस तरीके से भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार हुआ, कंपनी राज का विस्तार हुआ और बहुत बड़े भूभाग पर कंपनी का राज्य स्थापित हो गया। अब सवाल यह है कि अंग्रेजों की सफलता का कारण क्या था। तो भारत में अंग्रेजों की सफलता के अनेक कारण सिद्ध हुए। भारत में अंग्रेजों की विजय बंगाल से प्रारंभ हुई। तो बंगाल की जमीन बड़ी उपजाऊ भूमि थी, तो वहाँ से शासन स्थापित जब हो गया तो उनको वहाँ से बहुत राजस्व मिला, बहुत पैसा रुपया मिला, उनका व्यापार बढ़ा, तो कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति पहले ही से व्यवस्थित थी, उन्नत थी। उनके सैनिक यहाँ के सैनिक की अपेक्षा अधिक ट्रेंड थे, कुशल प्रशिक्षित थे। उनके पास तीर तलवार और भाला के अलावा बंदूक भी था। तो उनका जो लड़ाई का तकनीक था वो उच्च तकनीकी पर आधारित था। उनके पास जहाजी बेड़ा भी था और भारतीय अपने धर्म कर्म के नाम पर कुपमंडूप हो गए थे कि समुद्र में घुस जाएंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। इतना पागलपन कभी मतलब क्या बताया जाए है। ये सब पागलपन के चक्कर में देश को गुलाम करवाए थे सब। इसीलिए हम कहते हैं कि कोनो चीज न परमानेंट सत्य है न परमानेंट झूठ। पाप पुण्य का ये जो होता है ना, ये करने पर पाप होगा, पाप पुण्य का निर्धारण ये आप समझ लो देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है। जो उन काम आज पुण्य है आने वाले में पाप हो जाएगा, और जिसको आज आप पाप समझ रहे हो आने वाले में पुण्य हो जाएगा, उत्सान का विषय बन जाएगा। अब तो यही चीज रहा।
अब अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेते थे और एक दूसरे को लड़ा करके फूट डालो और राज करो की नीति अपनाएं। और भारत में एक कुशल नेतृत्व का अभाव था, राजा आपस में लड़ते रहते थे। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ का जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था वाला नौटंकी था कि ब्राह्मण सबसे सुपीरियर वर्ण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र सबसे निकृष्ट माना जाता था और शूद्रों को लड़ने उड़ने का भी अधिकार नहीं था। तो यही कारण रहा कि भारत में अंग्रेज आसानी से राज्य स्थापित करते चले गए। और हम भारतीयों को तो अंग्रेज़ों का एक शुक्रगुजार होना चाहिए कि अंग्रेज आए तो भारत को एक भारत बना दिए, मतलब संघीय प्रणाली सेंट्रल गवर्नमेंट के टाइप में व्यवस्था बना दिए। नहीं तो आज़ादी के पहले 543 रियासतें थीं, मतलब 543 नवाब। अब समझो, तो अंग्रेज आए तो कम से कम इतना तो एक काम किए ही कि पूरा देश को उन्होंने एकजुट कर दिया, जो किसी समय में चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में था, वो आकर के फिर से एकजुट हो गया।